आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रामचंद्र के चले जाने पर नीरू को एक जबरदस्त धक्का लगा। वो उस जगह जाकर अवस्थित हुई जहां उसकी अक्लेद नारी सत्ता है। समस्त विश्व को नारियों की एक ही चेतन संस्कृति, जो स्वयं रीति नीतियों का सृजन करती है और तदनुकूल चलने की शिक्षा देती है। नीरू ने सोचा, रीतियों की जो रंगीन साड़ियां समय समय पर शोभा वृद्धि के लिए वो पहनती है, वे आत्मिक सौंदर्य पर पर्दा डाल देती हैं। यहां तक कि देह का भी पूरा सौष्ठव उनके कारण स्पष्ट नहीं होता। पुनः चिक के भीतर की महिला की तरह ये दूसरे के मुख की रूपरेखा भी साफ नहीं देख पाती। सोचा, जिन सामाजिक रीतियों के कारण कुमार जैसे शिक्षित मनुष्य को पीड़ा पहुंचती है, उनका समर्थन करके वस्तुतः ज्ञान की ओर बढ़ने का उसने विरोध किया है। ये रीति के अनुसार धर्म नहीं। जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिला, वो समझदार के सहारे की आशा करता है। अगर वहां से भी निराश हुआ, तो चाहे जितने भी पुष्ट और अनुकूल तत्वों पर वो समझदार अवलंबित हो, एकाएक प्रबल भूकंप से गिरे सुदृढ़ ऊंचे सौंधों की तरह वे तत्व नष्ट भ्रष्ट हो अपनी आदिम सत्ता में पर्यवसित होते रहते हैं। वो जमींदार है, उसका पहला कर्तव्य पीड़ित की रक्षा करना है। फिर कुमार देश और काल के अनुसार गुण भी धारण करता है, जो देश और काल की पीड़ा के मिटाने वाले हैं। ऐसे मनुष्य ने मनुष्यता के मार्ग पर क्या सोचा होगा उसके लिए। नीरू क्षुब्ध हो उठी, कल्पना में देखने लगी। निस्सहाय एक शिक्षित की दृष्टि गांव की दृष्टि दृष्टि से फिर रही है। बड़े स्नेह से उनसे सहयोग चाहती है। उन्हें क्षुद्र सीमा से बंधी रहने का ज्ञान देकर वृहत्तर की तरफ ले चलने के लिए, अपने बड़प्पन को भूलकर उन्हें अपने में मिलाने के लिए। फिर भी चारों ओर से दृष्टियों द्वारा जहर उस पर क्षिप्त होता हुआ, शिक्षित चुपचाप सहन करता हुआ, मन ही मन उनके प्रसार की कामना करता हुआ, उन्हीं की अवज्ञा के फलस्वरूप हमेशा के लिए अपनी प्रिय पितृभूमि से नतमस्तक हो चलता हुआ। देखा, वो दृष्टि सहानुभूति की आशा से नीरू पर भी स्थित हुई थी। उसे समझदार समझा था, पर वो हल्की तुष्ट करने वाली दृष्टि उसे भी भार मालूम दी। उसने भी उसका तिरस्कार किया। वो उस पर से भी उसी धैर्य के साथ उठ गई। देखा, उन आंखों में घृणा नहीं, केवल एक समझ है। वो दृष्टि की समझ उसके समस्त पर्दे पार कर जहां वो अचल रीतियों की गोद में बैठी हुई उन्हीं की तरह दुर्बल हो रही है, वहां तक पहुंचकर उसे देख चुकी है। बड़ी गिलानी हुई। वो इतनी दुर्बल है, इतनी सहानुभूति करते ही जैसे वही दृष्टि नीरू को प्राप्त हो गई। उसी दृष्टि से उसका तादात्म्य हो गया। वो जीवन के भीतर से क्षिप्र गति से उठने लगी और क्षण मात्र में वहां के समस्त जीवन के ऊपर हो गई। उसने स्पष्ट अनुभव किया, वो वहां के सभी लोगों से ऊपर, बहुत ऊपर है। वहां के समस्त मनुष्य एक अंधकार में पड़े हैं। एक बार देखकर फिर न देख सके, वहां न रह सके। उस विकृति के प्रति उसे हार्दिक घृणा हुई। धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली और उसी दृष्टि को लिए हुए उसी उच्चता के चरणक्षेप से वहां का जो कुछ भी उसे स्पर्श करने के लिए आता है, ये सब जैसे कलंकित हो, गिरा देने वाला। वहां की आकृति स्वर सब जैसे प्रतिक्षण प्रति इंगित से अपने पतित होने की सूचना दे रहे हों।
इन्हीं से वो सहयोग किए हुए है। और ये कौन सी सत्ता, कौन सी चीज है जिसने स्पर्श मात्र से मानव और अमानव, स्वर्ग और पृथ्वी का बोध करा दिया। नीरू उसी तरह भाव नयना अपने पलंग पर बैठ गई। एक छोटी मेज पर दीपक जल रहा है। नीरू उसी ऊर्ध्व दृष्टि से देखने लगी जो जल सरोवर के किनारों से बंधा हुआ सरोवर का जल कहलाता है। ना बहता हुआ, वो मुक्त मेघ से मुक्त होकर आया है और तब से वाष्पाकार होता हुआ सरोवर के किनारों को छोड़कर ऊपर उठता मुक्त होता है। सोचा, उसी जल की कुछ बूंदें नदी में डाल दी जाएं तो वे नदी के जल की व्याख्या प्राप्त करती हैं, फिर समुद्र से मिलकर समुद्र के जल की। इस तरह जल की व्याख्या विशेष भले दी जाए, है वो जल सूक्ष्म रूप में एक ही प्रकार, स्थूल रूप में कूप, सर, नदी, समुद्र का बनता हुआ भिन्न रूप, गुण और व्याख्या प्राप्त करने वाला। नीरू को हृदय का बल प्राप्त हुआ। वो कुमार को चाहती है। उसने दृढ़ कुमारी की तरह सोचा। कुमार ने भी उसे देखा है। वो भी प्यार करता है या नहीं वो नहीं जानती, पर दृष्टि से पहले ही दर्शन में जो कुछ कुमार से उसे मिला है, उसके अतिरिक्त प्यार की दूसरी व्याख्या वो मानने के लिए तैयार नहीं। अगर होगी भी तो भी वो उस पहली अनुभूति की तरफ होगी, उसी के पाने की इच्छा रखेगी। संसार में भी वो वस्तु हृदय में वैसी मधुरता भर देने वाली उसे नहीं मिली। यामिनी उस तत्व के मुकाबले एक जड़ विशेष है। वही विद्वान उसके मकान में जूता पालिश करने के लिए गया था। ये कितना बड़ा आदर्श है। ब्राह्मणत्व का कहीं नाम मात्र के लिए अहंकार नहीं। यूरोप की शिक्षा का ज्वलंत उदाहरण। कहाँ विश्वविद्यालय के सम्मान्य पद की प्रतियोगिता, कहाँ सामान्य जूता पालिश करना। एक ही व्यक्ति इन दोनों कार्यों की समता रखता हुआ, कहाँ ये और कहाँ यामिनी। आत्मसम्मान लोलुप, मनुष्य का रूप मात्र रखने वाला। कुमार अविवाहित है। मैं कुमार को चाहती हूं। भले वो बंगाली नहीं, पर मनुष्य है। कुछ हो या न हो, मैं चाहती हूं। पहली बात यह है। सोचती हुई नीरू कुछ तनकर बैठी। मेरे है कौन? मैं लज्जा करूं भी क्यों? विवाह मन का है। मेरा मन जिसे नहीं चाहता, मैं क्यों उससे विवाह करूं? साथ ही नीरू को गाली देने वाली बात याद आई। सोचा, वो गाकर चढ़ाने वाला कुमार ही होगा। कुमार शब्द के अस्फुट उच्चारण में वो आत्मसंप्रदान कर रही थी। कितना चालाक है। मैं जब गई तब मौन। माँ की जब ऐसी बंगला है, तब उसकी क्यों न वैसी होगी। मैं अगर मिलूं भी तो क्या बुरा है। वे मुझे लड़की समझती हैं, इसीलिए बुलाया भी। मैं नहीं जा सकी थी। कमजोरी, ये ठीक नहीं। लज्जा अनुचित थी। पहले तो पति को बुलाते भी किसी को लज्जा नहीं लगी, न रुक्मणी को लगी, न संयोगिता को। वो मेरी कमजोरी थी। दादा दादा हैं बस। मैं उनका हित तो चाहती नहीं, फिर उनके सामने मेरी आंखें क्यों झुके? अपने लिए मैं जैसा उचित समझती हूं क्यों नहीं कर सकती? मुझे उनसे मिलना चाहिए। अभी वे गई न होंगी। अगर मैं बुलाऊं तो ठीक नहीं, क्योंकि पहले वे बुला चुकी हैं। जमींदारी का अभिमान सूचित होगा। फिर हम लोग गुनाहगार हैं। अत्याचार इधर से हुआ है, उन्होंने सहन किया है। नीरू ने दासी को बुलाया। आने पर नीली को बुला लाने के लिए कहा। नीरू की इच्छा चलते चलते रामचंद्र की मां से मिलने की हुई। रामचंद्र के आने के बाद ये मालूम कर कि कुमार बाबू आए हुए हैं, नीली रामचंद्र के जाने से पहले उसके घर पहुंची और अब तक वहां पुरानी पड़ गई। जितनी बातें पेट में थीं और कहने लायक उसने समझी, सब कह दी, और जानने लायक जो उसे मालूम थी सब पूछ ली। कुमार से नीली का ऐसा अकृत्रिम व्यवहार देखकर सावित्री देवी को दुख के समय भी हंसी आ गई। पुत्र के कार्य वैचित्र से उन्हें प्रसन्नता हुई। नीली से उन्होंने भी बहुत सी बातें की और भोजन कराया। सावित्री देवी ने नीली से कहा, तुम्हारी दीदी हमें गरीब जानकर हमारे यहां नहीं आई क्यों? नीली मुस्कुराकर रह गई। सावित्री देवी उसे उभाड़ने के लिए फिर बोली, तुम्ही ने मना कर दिया है, लोग कहते थे। नीली ने मार्जित गले से प्रतिवाद कर दिया, मैंने तो उन्हें और चलने के लिए कहा था। ये भी कहा था कि दादा ने तो जाने के लिए कह भी दिया है, पर दीदी फिर न जाने क्यों नहीं आई। कुमार मुस्कुराया। सावित्री देवी इतने से दूर तक समझ गई।
पर संदेह न रहे इस विचार से कहा, तुम्हारे दादा कौन बड़े ज्योतिषी हैं? जब तुमने बताया तब मालूम हुआ कि तुम्हारी दीदी वहां जा रही हैं। मैंने पहले कब कहा? दादा ने पूछा तब कहा। नीली निश्चिंत हो गई। देवी सावित्री का अनुमान पूरा उतरा। इस तरह नीली दरबार जमाए हुए थी। इसी समय नीरू की दासी गई और बुलाती हैं कहकर चुपचाप साथ लेकर बाहर चली आई। नीली इस बार भी दासी से पहले हाँफती हुई बहन के पास पहुंची और पूछा, दीदी तुमने बुलाया है? हाँ, तू गई कहाँ थी? कुमार बाबू के यहाँ। पलंग से बंधा मशहरी बांधने वाला लट्ठा पकड़े नाचती हुई जैसे प्रसन्नता से नीली ने कहा। लड्डू बट रहे थे ना कुमार बाबू के यहाँ? स्नेह के स्वर से नीरू ने कहा। नीली विषम दृष्टि से देखती रही। हंसकर नीरू ने कहा, क्या बातें हुई कुमार बाबू से? नीली फिर भी कुछ न बोली। नीरू ने कहा, मैंने तुझे बुलाया था भेजने के लिए कुमार बाबू के यहाँ, पर तू हो आई। अब क्या जाएगी? जाऊंगी क्यों नहीं? सीधी होकर नीली ने कहा। तो पहले बता कि वहां क्या बातें हुई? कुमार बाबू ने कहा, हमारे गांव की जमींदार की बहन आ गई। फिर कुमार बाबू की मां ने कहा, गांव भर को खिला रही हैं, हमें पूछा भी नहीं। फिर मलिकवा की मां गई और चलने के लिए कहा। कुमार बाबू उसे साथ ले जाने को राजी हो गए। फिर मैंने कुमार बाबू से उनका पता पूछा। नीरू मन ही मन खिल गई। कहा, वहां भी अड्डा जमाने का विचार है क्यों? क्या कहा? 57 नंबर लाटूश रोड। फिर कुमार बाबू की मां ने कहा कि इसने मना कर दिया है, इसलिए इसकी बहन नहीं आई। मैंने कहा, नहीं, दीदी तो आ रही थी। दीदी तो आ रही थी? नॉनसेंस। नहीं, मैंने कहा दादा से बातें हुई थी। दादा ने बाद को जाने के लिए कहा भी था। पर फिर कुमार बाबू की मां बोली, फिर तुम्हारी दीदी नहीं आई क्यों? निरूपमा लज्जा से वहीं गड़ गई। चलने का विचार जाता रहा। नीली का कान पकड़ा, पर धीरे से खींचकर छोड़ दिया। मन में सोचा, इसने न जाने और क्या क्या कहा हो। फिर पूछा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे खाना खिलाया। कुमार बाबू यहां खाना नहीं खाएंगे, यहां का पानी पीना पड़ेगा, इसलिए स्टेशन पर खाएंगे। निरूपमा गंभीर हो गई। दासी खाने के लिए बुलाने आई। नीरू ने कहा, नीली को ले जा, भोजन महाराज से यहीं रख जाने के लिए कह दे, कुछ देर बाद खाऊंगी। नीरू की इच्छा खाने की न थी, पर नीली के सामने न कह सकी। नीली चली गई। नीरू सोचती रही। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 17, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।